everyone. Welcome to our channel Science XYZ. This is Archana Yadav with a new chapter, lesson number 16, garbage in और garbage out. What do you mean by garbage? आप garbage से क्या समझते हैं? तो garbage क्या होता है बच्चों? जो हमारे घर से, ऑफिस से, स्कूल से जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, यानी जो भी कचरा निकलता है, जो वर्थलेस है, जिसे हमने डिस्कार्ड कर दिया है, वो कहलाता है गार्बेज। तो गार्बेज बहुत सारे टाइप का हो सकता है। कुछ होता है कि जैसे हम कुछ नई चीज खरीदते हैं, उसके ऊपर रैपिंग आती है, रैपर हो सकते हैं प्लास्टिक के हो और पेपर के हो, तो वो हमारे यूज का नहीं होता है, तो वो क्या हो गया, गार्बेज हो गया, और वो हम क्या करते हैं, डस्टबिन में थ्रो कर देते हैं। उसी तरह से ऑफिसेज में बहुत सारे पेपर जो होते हैं अनयूजफुल हो जाते हैं, वर्थलेस हो जाते हैं, तो उनको थ्रो करना पड़ता है। और उसी तरह से स्कूल्स में बहुत सारा गार्बेज होता है। जो भी हम चीज लाते हैं मार्केट से, वो सब आती है पैकिंग्स में, तो उनकी पैकिंग हमारे लिए वर्थलेस है, तो वो सब हमें क्या करना पड़ता है, डस्टबिन में डालना पड़ता है। तो हम रोज देखते हैं हमारे घरों से बहुत सारा गार्बेज जो है फेंका जाता है। आजकल गवर्नमेंट के थ्रू स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे घर के सामने गार्बेज ट्रक आता है और हमारे घर का गार्बेज ले जाके सिटी से दूर फेंक देता है। लेकिन इससे पहले घरों के आसपास, ऑफिसेज के आसपास और ग्राउंड्स में बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाया करता था, जिससे बहुत सारे डिजीज होने का खतरा रहता था। क्योंकि वो कचरा जब बहुत सारा इकट्ठा हो जाया करता था तो उसको जला दिया जाता था, और जब उसको जलाते थे तो उसके अंदर से बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस निकलती थी, जो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, और वो एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूटेट करती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट द्वारा ये अभियान चलाया गया, स्वच्छ भारत अभियान, जो बहुत ही अप्रिशिएबल है। तो हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 16, गार्बेज। तो हम देखते हैं, गार्बेज इज डिफाइंड एज द आइटम और मटेरियल needed to be discarded due to lack of uses or worthless। जो चीज हमारे लिए वर्थलेस है या जिसका यूज हम नहीं करते हैं, उस चीज को हम क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, यानी फेंक देते हैं। तो वही फेंकी हुई या वर्थलेस चीज क्या कहलाती है, गार्बेज कहलाती है। टन्स ऑफ गार्बेज एंड it's generated by us on daily basis. Garbage is often associated with the pungent smell, and a large amount of garbage may release fume which are not healthy। जो बहुत सारा गार्बेज जो है हमारे द्वारा डेली बेसिस पे प्रोड्यूस किया जाता है। अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके घर से 2 या 3 डस्टबिन डेली बेसिस पे जो क्या किया जा रहा है, गार्बेज थ्रो किया जा रहा है। उसी तरह से पूरा जो हमारा सिटी है कितना गार्बेज प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा इंडस्ट्रीज है, ऑफिसेज है, स्कूल्स है, उनसे प्रोड्यूस होने वाले गार्बेज की अमाउंट और भी ज्यादा होती है। तो इस तरह से बहुत सारा गार्बेज जो है प्रोड्यूस किया जाता है। तो गार्बेज हमेशा क्या होता है, जो भी कचरा होता है जब वो फेंका जाता है तो उसके साथ जाती है पंजेंट स्मेल, उसके अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। तो बहुत सारा गार्बेज जो है फ्यूम रिलीज करता है। गार्बेज बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है तो उससे बहुत सारी फ्यूम्स रिलीज होती है, जिसकी स्मेल बहुत गंदी होती है और वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड करती है। जब आप ट्रेन या बस में से निकलते हैं तब आप सिटी के बाहर किसी भी प्लेस में, ऐसा प्लेस आप देखते होंगे कि जहाँ पे बहुत सारा गार्बेज क्या होता है, इकट्ठा होता है, और जब हमारी ट्रेन या बस वहां से निकलती है तो हमें बहुत ही पंजेंट स्मेल फेस करनी पड़ती है। और वो ही स्मेल किसकी वजह से आती है, गार्बेज की वजह से। सोर्स ऑफ गार्बेजेस, तो ये गार्बेजेस के सोर्स क्या होते हैं, कहाँ से आता है इतना गार्बेजेस? तो डोमेस्टिक सोर्स, सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं डोमेस्टिक सोर्स। डोमेस्टिक सोर्स वो होते हैं जो हमारे हाउसेस, ऑफिसेज और स्कूल में से जो गार्बेज आता है वो होते हैं डोमेस्टिक सोर्स ऑफ गार्बेजेस। दीज कॉन्स्टिट्यूट the kind of waste that are generated by household, offices, school etc। इसके अंदर जो डोमेस्टिक गार्बेजेस होते हैं उसके अंदर फ्रूट और वेजिटेबल की स्किन होती है, क्लोथिंग आइटम होते हैं, प्लास्टिक आइटम जो हम यूज करके, या हमारे लिए कोई प्लास्टिक आइटम्स जो हमारे लिए वर्थलेस है, यूजलेस है, हम क्या करते हैं, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। वही सब आइटम्स आते हैं डोमेस्टिक वेस्ट में। और सेकंड आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट वो होते हैं जैसे कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो होती है वो रिवर बैंक्स के पास या किसी भी वाटर बॉडी के पास लगाई जाती है, ताकि इंडस्ट्री में जो भी वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो इजीली पूरी की जा सके। तो कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो, चाहे वो सीमेंट की इंडस्ट्रीज हो या वो क्लोथिंग की इंडस्ट्रीज हो, तो हर इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो किसी कपड़े को डाई करने की या क्लोथ को डाई करने की इंडस्ट्रीज हो, तो
तो वो जो केमिकल्स यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में वो बहुत ही हाई अमाउंट में यूज करते हैं, और जिसके कारण वो जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर पास करते हैं अपनी इंडस्ट्री से, उसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल होते हैं। तो जिस भी वाटर बॉडी के पास में वो इंडस्ट्रीज होती है, जैसे हमारी होली रिवर है गंगा, तो हमने पहले बहुत बार सुना है कि गंगा के रिवर के बैंक के पास, उसके तट के पास बहुत सारी इंडस्ट्री लगा ली गई हैं, जिसके कारण हमारी गंगा खराब होती जा रही है या पॉल्यूटेड होती जा रही है। लेकिन गवर्नमेंट के अभी प्रयासों के कारण उसको वापस से रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। तो वो इंडस्ट्रीज क्या करती है, जो भी टॉक्सिक मटेरियल होता है वो उस रिवर में क्या कर देती है, फ्लो करा देती है, जिसके कारण रिवर का पानी भी टॉक्सिक हो जाता है। जो भी उसका यूज करता है, ये रिवर बैंक के पास जब हम जाते हैं तो हमारे लिए वो पानी जो होता है हार्मफुल होता है। सो स्टूडेंट, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट पढ़ने के बाद हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर वेस्ट एंड कमर्शियल वेस्ट। तो हम पढ़ रहे हैं सोर्स ऑफ गार्बेजेस। तो गार्बेजेस का थर्ड सोर्स हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर वेस्ट। एग्रीकल्चर वेस्ट कौन कौन से होते हैं? एग्रीकल्चर में जब भी हार्वेस्टिंग की जाती है उसके बाद बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, निकलता है, जिसे नॉर्मली फार्मर्स क्या करते हैं, जला देते हैं, जिसके कारण बहुत ही हार्मफुल गैसेस एनवायरनमेंट में आती है और एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड कर देती है। उसके अलावा एग्रीकल्चर में यूज होने वाले फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जब हम उसमें एग्रीकल्चर लैंड में छिड़कते हैं, उसके बाद वो वाटरिंग करते वक्त वो सब बह के वाटर बॉडीज में आ जाते हैं, ये हमारे अंडरग्राउंड वाटर को पॉल्यूटेड करते हैं। इसके कारण ये जो एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं ये बहुत ही पॉइजनस होते हैं और टॉक्सिक होते हैं। These constitute the kind of waste that produce the undertaking agriculture activity। husk वो पार्ट ऑफ आउटर कवरिंग ऑफ व्हीट, तो उसको कहते हैं हस्क। एक्सपायर मेडिसिन इसमें आती है, जो भी एग्रीकल्चर में यूज ली जाती है और वो एक्सपायर्ड हो जाती है। फर्टिलाइजर्स आते हैं, पेस्टिसाइड आते हैं, जो पेस्ट कंट्रोल में यूज लिए जाते हैं। तो ये सब प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हमारे लिए या हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। तो कमर्शियल वेस्ट में क्या होते हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है उनसे जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो क्या होता है, कमर्शियल वेस्ट होता है। जैसे आपने देखा होगा डिस्पोजल्स का यूज हम बहुत सारी पार्टीज में करते हैं और बहुत सारी जगह पे उसका बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन भी किया जाता होगा। तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको क्या कहते हैं, कमर्शियल वेस्ट। It's considered kind of waste generated by commercial enterprises, including disposal plastic cutlery, food items, food packets and textile। तो ये सब वेस्टेज होते हैं कमर्शियल वेस्ट टाइप के। The useful component of garbage can be usually classified into two categories। जो गार्बेज की कंपोनेंट्स है उसको हम यूज के अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो अपनी सॉइल में पड़े थोड़े टाइम बाद सॉइल में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डीकंपोज कर दिए जाते हैं या रॉट हो जाते हैं। तो रॉट होना यानी वो सड़ गल के क्या बन जाती है, मिट्टी बन जाते हैं। उसके कारण जब वो सड़ गल के मिट्टी बन जाते हैं उसके कारण मिट्टी में क्या होती है, के अंदर फर्टिलिटी बढ़ती है। Items such as egg shell, vegetable and fruit skin, tea leaves, waste food product etc। जैसे हमारे घर से, ऑफिस से या जो भी ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जैसे एग शेल, वेजिटेबल एंड फ्रूट स्किन, टी लीव्स, ये सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ये सब क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। यानी इनको जब हम जमीन में या सॉइल में फेंक देते हैं तो इनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया द्वारा इनको बायोडिग्रेड कर दिया जाता है, यानी डीकंपोज कर दिया जाता है, जिसके कारण ये क्या बन जाते हैं कि आजकल दो तरह के या टू कलर्स के डस्टबिन आपने देखे होंगे, एक होता है ब्लू कलर का, एक होता है ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर के डस्टबिन में हम बायोडिग्रेडेबल फूड प्रोडक्ट्स या ऐसी चीजें फेंकते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होती है या डीकंपोज हो जाती है। लेकिन ब्लू कलर के डस्टबिन में हम क्या फेंकते हैं, ऐसी चीजें फेंकते हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोडक्ट। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, जो बायोडिग्रेड नहीं हो पाते ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट कहलाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोडक्ट। तो इनमें आप किन किन चीजों को शामिल करते हैं, इनमें वो वेस्ट प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे मेटल स्क्रैप्स हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, जिनको बहुत टाइम लग जाता है डिकम्पोज होने में, ईयर टू ईयर, टाइम टू टाइम, ये क्या होते हैं, अर्थ में या सॉइल में पड़े रहते हैं और जब हम इनको जलाते हैं तो इनके अंदर से टॉक्सिक फ्यूम्स या हार्मफुल गैसेस निकलती हैं।
comprises of item that do not rot over time, जो टाइम के साथ सड़ते या गलते नहीं हैं, चाहे कितने ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हम इन पे कितने ही बैक्टीरिया छोड़ दें, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच आइटम्स आर मेटल स्क्रैप्स, प्लास्टिक और ग्लासेस। तो ये सब प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स या गार्बेज बढ़ने का मेन कारण क्या है, मेन कारण हमारे गार्बेज को इंक्रीज होने का ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो रेगुलरली बढ़ती जा रही है, इसीलिए हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो हम इसको 3R सिस्टम से हम क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वी शुड यूज 3R फॉर चेकिंग इंक्रीजिंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो इन वेस्ट प्रोडक्ट को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, 3Rs का यूज करना चाहिए। क्या है ये 3Rs? इसमें फर्स्ट R का मीनिंग होता है रिड्यूस, मतलब हमें अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है, डेली नीड्स है, उतने ही प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए, यानी रिड्यूस, जितना कम हो सके प्लास्टिक बैग्स का यूज कम करना चाहिए। आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लेसेस पे क्या कर दिया है, प्लास्टिक बैन कर दिया है, क्योंकि प्लास्टिक ही जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और मोस्ट ऑफ जो पैकिंग्स होती है वो प्लास्टिक से होती है। तो प्लास्टिक को हमें यूज को क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। हम इसकी इंस्टेड क्या यूज कर सकते हैं, इसके बजाय क्या यूज कर सकते हैं, पेपर बैग्स यूज कर सकते हैं या ऐसे बैग्स यूज कर सकते हैं जो बायोडिग्रेडेबल हो। सेकेंड आर का मीन होता है रीयूज। हम बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, मेटल्स है, प्लास्टिक है, ग्लासेस है, तो हम इनको रीयूज कर सकते हैं। यानी बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो बार बार यूज आ सकती है, जैसे कोई पॉलिथीन बैग आप यूज कर रहे हो तो आप उसको बार बार यूज कर सकते हो। थर्ड आर का मीन होता है रिसाइकल। जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो वेस्ट हो गए हैं, वर्थलेस है, उनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे आप बहुत सारे पेपर्स क्या करते हो, ऐसे ही वेस्ट कर देते हो, लेकिन पेपर्स को भी रिसाइकल किया जा सकता है, प्लास्टिक पॉलिथीन बैग्स को रिसाइकल किया जा सकता है, मेटल्स को रिसाइकल किया जा सकता है और ग्लास को भी रिसाइकल किया जा सकता है। तो रिसाइकलिंग एक बहुत अच्छा क्या है, सोर्स है, जिससे हम अपने वेस्ट प्रोडक्ट को मैनेज कर सकते हैं। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको हम डिकम्पोज करके कंपोस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे वो कंपोस्ट क्या होती है, यूज आ जाती है हमारे प्लांट के लिए। वैसे ही जो प्लास्टिक आइटम्स है, मेटल स्क्रैप है, इनको रिसाइकल करके हम अदर न्यू आइटम्स क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिससे क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट वापस से यूज आ जाएगा और उसकी वर्थ भी बढ़ती जाएगी। कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग क्या होता है बच्चों, जो भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं या फूड वेस्टेज होते हैं वो टाइम टू टाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से क्या हो जाते हैं, कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बायोडिग्रेडेबल मैटर कौन कौन से होते हैं, जैसे हम पेपर हो सकता है, लीव्स हो सकती है, जो पेड़ों की लीव्स होती है वो हो सकती है, हमारे घर से वेजिटेबल और फ्रूट्स के पील्स निकलते हैं वो हो सकते हैं, ये सब क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल मैटर होते हैं। दिस इज नेचुरल मेथड फॉर कन्वर्टिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट like the kitchen or food waste into the nutrient rich material that can be used as manure for plant। तो ये एक नेचुरल मेथड है जिसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, जैसे किचन के आइटम्स हो गए, किचन वेस्ट हो गया, फूड वेस्ट हो गया, वो क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, उनमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। तो वो जब मैन्योर बनते हैं तो वो सारे न्यूट्रिएंट सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और प्लांट को क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। This can be done by simple making a pit in a ground and putting the waste in it। ये कैसे किया जा सकता है या कंपोस्टिंग कैसे किया जाता है, आप एक जमीन में छोटा सा पिट बना लीजिए, यानी पिट यानी गड्ढा बना लीजिए, उसमें अपने होम के या किचन के जो भी बायोडिग्रेडेबल मैटर है, जैसे कागज हो गया, लीव्स हो गई, सूखे पत्ते हो गए, फूड और वेजिटेबल्स के, फ्रूट और वेजिटेबल्स के पील्स हो गए और वेस्ट फूड मटेरियल हो गया, वो सब हम इस पिट में भर देते हैं और उसके ऊपर से क्या डाल देते हैं, सॉइल डाल देते हैं, जिसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर एक्शन कर पाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मोस्ट ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, वो इस प्रोडक्ट्स को खाकर और क्या करते हैं, इस वेस्ट प्रोडक्ट को खाकर और कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। विद द टाइम ऑफ आर डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड टर्न इनटू मैन्योर। टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी फूड मटेरियल या फूड वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हमने पिट में डाले थे
वो लगभग 2 से 3 मंथ के बाद क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको डीकम्पोज कर देते हैं और वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आप घर में गार्डनिंग करते हैं या फिर आपके घर में बहुत सारे पोट्स हों, तो आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा उसके अंदर मैन्योर डालते हुए, कंपोस्ट डालते हुए। तो वो इसलिए किया जाता है ताकि प्लांट को जो पोट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो सके। वर्मी कंपोस्टिंग जो वर्म की हेल्प से होती है, वो कंपोस्टिंग क्या कहलाती है, वर्मी कंपोस्टिंग। द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म। तो इस वर्मी कंपोस्टिंग करने में कौन हेल्प करता है, रेड वर्म्स हेल्प करते हैं। ये अर्थवर्म भी कहते हैं, जिसे फार्मर फ्रेंड्स भी कहते हैं। इस कारण वर्मी कंपोस्टिंग, जब कंपोस्ट बनाया जाता है वेस्ट प्रोडक्ट से, वेस्ट या बायोडिग्रेडेबल फूड प्रोडक्ट से, तो रेड वर्म की हेल्प से, तो उसको कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। दे शुड नॉट कीप वेरी हॉट और वेरी कोल्ड एनवायरनमेंट। ये जो रेड वर्म्स या अर्थवर्म्स होते हैं, इनके लिए बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा सर्दी वाला एनवायरनमेंट सुटेबल नहीं होता है। तो इनके लिए एक अच्छा सा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, सुटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। अगर इनके लिए सुटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए तो ये 1 मंथ के अंदर ही, विद इन अ मंथ, ये अपनी क्वांटिटी को डबल कर लेते हैं। द रेड वर्म्स नीड केयर एंड वाटर। रेड वर्म्स को बस थोड़ी सी केयर और पानी की जरूरत होती है और ये अपनी क्वांटिटी आराम से बढ़ाते रहते हैं। और ये कैसे कंपोस्ट बनाते हैं, जो भी बायोडिग्रेडेबल या फूड प्रोडक्ट, जो वेस्ट फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे वेजिटेबल के पील्स हो गए, और ये सब चीजों को क्या करते हैं, इसके अंदर वर्म्स छोड़ देते हैं। वर्म मतलब कौन से वर्म, रेड वर्म छोड़ देते हैं। ये रेड वर्म इन प्रोडक्ट्स को खाते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद जो इनकी बॉडी का वेस्ट मटेरियल या वेस्ट प्रोडक्ट ये पास करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट न्यूट्रिएंट रिच होता है, उसी से वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। दे फीड ऑन वेस्ट, ये वेस्ट प्रोडक्ट पे फीड करते हैं। एक्सक्रीट द डाइजेस्ट मटेरियल विच इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। जो डाइजेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करते हैं या अपनी बॉडी से के वेस्ट को बाहर निकालते हैं, वो क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स रिच होता है, जो प्लांट्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और प्लांट को नरिशमेंट देता है। प्लास्टिक, तो प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक आपके टॉयज, कैरी बैग, चेयर और बहुत सारे पेन, बहुत सारी चीजें होती है जो प्लास्टिक मेड होती है, जो प्लास्टिक से बनी भी होती है। तो प्लास्टिक जो होता है बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है, इजी टू हैंडल होता है, लेकिन सबसे बड़ा इश्यू क्या होता है इसका, डिस्पोजल का, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से डिकम्पोज नहीं हो सकता है। इस कारण दे पोज हेल्थ इश्यू। इसी कारण इससे क्या होते हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यू पैदा होते हैं। जब ये सॉइल में पड़ा रह जाता है तो वहां पे ये सॉइल को खराब करता है। जब ये वाटर बॉडीज में मिक्स हो जाता है तो वाटर बॉडीज को एयर से कांटेक्ट में नहीं होती और इस कारण वाटर क्या होता है, सड़ने लगता है और वो पॉल्यूटेड हो जाता है। और इस तरह से प्लास्टिक जो होता है हमारे एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलाता है। नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक। नेक्स्ट हम टॉपिक देख रहे हैं, प्लास्टिक की क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। द बर्निंग प्लास्टिक एमिट टॉक्सिक गैस into the air which pollute it and may cause many diseases and cancer। जब प्लास्टिक जो बर्न किया जाता है, जब प्लास्टिक को, जब बहुत सारा कचरा या प्लास्टिक इकट्ठा हो जाता है तो क्या करते हैं, उसमें आग लगा देते हैं। जब आग लगा दी जाती है तो उससे जो गैसेस निकलती हैं वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है और उसके कारण बहुत सारे डिजीजेस और कैंसर तक हो सकता है। द प्लास्टिक इन द गार्बेज कैन चॉक ड्रेनेज। जो ड्रेनेज होती है हमारे घर के, या जो पानी निकलने के रास्ते होते हैं, या बहुत सारी वाटर बॉडीज जो होती है, उनके ऊपर प्लास्टिक उनको क्या कर देता है, चॉक कर देता है, जिसके कारण पानी इजीली नहीं निकल सकता। मोस्ट ऑफ ये प्रॉब्लम होती है रेनी सीजन में। द एनिमल में ईट प्लास्टिक एंड चॉक टू डेथ। एनिमल्स जो होते हैं प्लास्टिक्स को खा जाते हैं। बहुत सारे फूड मटेरियल जो हम प्लास्टिक में पैक करके फेंक देते हैं उसको एनिमल्स खा जाते हैं और उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो प्लास्टिक से चॉक हो जाता है। बहुत सारा प्लास्टिक उनके पेट में इकट्ठा हो जाता है जिसके कारण उनकी डेथ तक हो जाती है। द फूड स्टोर इन प्लास्टिक कंटेनर में नॉट बी सुटेबल फॉर ईटिंग। जो फूड हम प्लास्टिक कंटेनर में स्टोर करते हैं वो खाने के लिए हमेशा अच्छा नहीं होता है, उससे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। क्योंकि प्लास्टिक में जब हम फूड स्टोर करेंगे तो प्लास्टिक के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे फूड्स में भी स्पॉइल कर देते हैं। द प्लास्टिक
वेस्ट एक्यूमुलेट इन द एनवायरमेंट एंड कैन लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। जब बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा हो जाता है तो वो एनवायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है, या ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।